क्वेश्चन नंबर 8 टिल 7 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। अब हमारा 8 क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। ये कोई नंबर दिया हुआ है, उसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0.4051 ये क्या है, ऑक्टल में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब जो हमारा ऑक्टल नंबर का प्रोसीजर होता है, जो हमारे डेसिमल से पहले होता है उसको हम ऐसे स्कैन करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो डेसिमल यानी कि जो पॉइंट होता है, अगर कहीं पे डेसिमल आ गया है, पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू होती है वो राइट टू लेफ्ट चलती है। सॉरी, पॉइंट से पहले वैल्यू जो चलती है हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है, राइट टू लेफ्ट चलती है, राइट टू लेफ्ट चलती है। और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू रहती है वो हमारी लेफ्ट टू राइट जाती है। ठीक है, जैसे मैंने एरो दिखाया है ऐसे ही चलती है। अब देखते हैं इस एरो के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। 4 इंटू 8⁻⁻1 पॉइंट के बाद की वैल्यू जो हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, पॉइंट के बाद कोई भी यहाँ पे कोई भी बेस दिया हुआ है वो हमेशा माइनस में जाता है। अगर यहाँ पे 10 दिया होता है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो वो माइनस में जाता है। हमेशा याद रखना ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 इंटू 8⁻² प्लस 5 इंटू 8⁻³ प्लस 1 इंटू 8⁻⁻4। अब ये क्या बन गया है फाइनल, 4/8 प्लस ये हमारा 0 बन गया है पूरा। ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 8 पावर क्यूब 8 क्यूब प्लस 1/8 4। इसको एलसीएम लेकर के आप सोल्व कर लेना, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द हेक्साडेसिमल ऑफ द ऑक्टल नंबर। ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 2 3 5 7, ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16 होता है। इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अब 7 को आप क्या लिखेंगे, 0 1 1 1। अब 5 को क्या लिखेंगे, 0 1, सॉरी क्या है, ऑक्टल है। ऑक्टल में हम 3 डिजिट लिखते हैं, सॉरी फॉर दैट। ऑक्टल में हम 3 डिजिट लेते हैं और हेक्सा में हम 4 डिजिट लेते हैं। ये क्या हो गया 1 1, ये क्या हो गया 1 0 1, ये क्या हो गया हमारा 0 1 1, और ये क्या हो गया हमारा 0 1 0। और जब हेक्साडेसिमल में हम करते हैं, हेक्सा में 4 डिजिट का पेयर लेते हैं। ये क्या है F, ये क्या है E, ये क्या है 4। तो फाइनल ये जो हमारा कन्वर्जन आ गया 4EF, वो हेक्साडेसिमल आ गया। राइट आंसर इज 16। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल फ्री के, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पास टू ए फंक्शन इन C++। किसको आप फंक्शन के रूप में पास नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट भी पास हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, बट हेडर फाइल नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, हेडर फाइल को हम कभी भी पास नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बोला हुआ कैन नॉट बी पास, इसको कैन बी पास पढ़ लेते हैं और 2 मार्क्स फाइनल एग्जाम में गायब। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने की है। क्वेश्चन में कैन नॉट लिखा है, कैन बी लिखा है, या ट्रू लिखा है, या फॉल्स लिखा है, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, बहुत गलतियां होती है इनमें, मैं भी कर देती हूँ अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओवरलोडेड फंक्शन इन C++। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसने बोला करेक्ट बोला है,
ठीक है, ये वर्ड याद रखने का, करेक्ट। कंपाइलर सेट अप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये एक हो सकता है, ट्रू हो सकता है, अभी इसको यही छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाइलर डज नॉट सेट अप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, जबकि वो सेपरेट फंक्शन जो है सेटअप करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टास्क, टास्क के अकॉर्डिंग वो जो है प्रोग्रामर कर सकता है। ओवरलोडेड फंक्शन कैन नॉट हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हैंडल कर सकता है। ओवरलोडेड फंक्शन कैन नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल कैन नॉट वाली बात बिल्कुल गलत बोल दी है इसने। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए है। अब ए क्यों है, ए क्यों है, सोचो। जब हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो कंपाइलर जो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होती है आर्ग्यूमेंट टाइप के साथ, वो चेक करता है, ठीक है। कौन चेक करता है, कंपाइलर चेक करता है। जिसको जो फंक्शन है कॉल्ड फंक्शन इन ऑर्डर टू रिजोल्व, वो ऐसा क्यों करता है, ये डिफरेंट सेपरेट फंक्शन के लिए हर डेफिनेशन मतलब फॉर एवरी डेफिनेशन के लिए डिफरेंट फंक्शन क्यों सेटअप करता है। इसका कारण होता है कि कंपाइलर में कंफ्यूजन हो जाती है। सेम अगर फंक्शन देते हो, सेम आर्गुमेंट देते हो, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अपनी एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए, वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होती है फंक्शन की, उसको चेक करता है। और इसको जो बोलते हैं एक्चुअल डेफिनेशन है, इसको फंक्शन रिजोल्यूशन, फंक्शन रिजोल्यूशन, इसको एक्चुअल डेफिनेशन जो बोलेंगे, एक्चुअल नाम जो बोलेंगे इसका, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि ये जो डेफिनेशन है वो फंक्शन रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज क्लास हैव द ग्लोबल विजिबिलिटी। मेरे हिसाब से ये बच्चे को आता है ये क्वेश्चन। ये एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है ग्लोबल विजिबिलिटी के लिए, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। क्या बोला इसने, कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट को हम कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ का सिंबल क्या होता है, ये होता है। इनडायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रेफरेंस को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स उसने पूछा भी क्या है, कैन नॉट ओवरलोडेड। तो वो राइट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसने बोला कि x इज ए बाइनरी नंबर विच इज पावर ऑफ 2। x कोई नंबर है जो कि 2 की पावर में है, जो कि 2 की पावर में है। देन वैल्यू ऑफ x, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लोगे, जो भी x लोगे और x माइनस 1, उसका बिट वाइज एंड करना है। अब मान के चलो मैंने x की जो वैल्यू ली है वो 8 ली है, जो कि 2 की पावर में है। बिल्कुल 2 की पावर में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको x को क्या करेंगे, अब इसको हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब नेक्स्ट आता है ये हमारा क्या है, x है, ये क्या है x। अब x माइनस 1 क्या होगा, 8 माइनस 1 क्या होता है, 7। अब 7 को बाइनरी में क्या लिखोगे, 0 1 1 1। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, ये एंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब इनका एंडिंग कर दो, एंड करोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0। तो सब में 0 किस में है, बी में। राइट आंसर क्या है, बी। कुछ भी नहीं है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है नेट।
गेट पूछता है मस्त क्वेश्चन, गेट में आता है जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एट्रीब्यूट ऑफ ए डाटा टाइप वेर वेरिएबल लेंथ चलती है यहाँ पे, वेर 20 हैज वैल्यू राम। यहाँ पे क्या होता है, वेर में क्या होता है, जितनी आप वैल्यू दोगे ना उतना ही रहेगा, ठीक है, जितने आप कैरेक्टर डिफाइन करोगे। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर की क्या रहता है, 1 बाइट रहती है, कितना रहता है, 1 बाइट रहता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, एंड द एट्रीब्यूट ऑफ बी डाटा टाइप कैर, ये क्या है, कैर 20 हैज वैल्यू सीता इन ओरेकल, द एट्रीब्यूट ऑफ ए जो है, ये जो एट्रीब्यूट है राम जो है वो कितनी मेमोरी लेगा, एंड सीता जो है वो कितनी मेमोरी लेगी, ठीक है। अब देखो जो राम है वो क्या है, वेर कैर है, क्या है, वेर कैर है। अब मैंने इसको बता दिया था आपको इसकी खासियत, इसमें जब जितने आप वेरिएबल होगे ना उतनी ही मेमोरी को ये ऑक्यूपाई करता है। अब इसमें क्या स्टोर किया है, राम। अब एक कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, 3 बाइट का होता है, सॉरी एक कैरेक्टर 1 बाइट का, ये हो गया पर कैरेक्टर 1 बाइट, 1 कितने बाइट लिया उसने, टोटल 3 बाइट, मतलब ए में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा उसने क्या दिया है, कैर 20। अब उसने तो ये तो फिक्स कर दिया भाई पहले से, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो पहले से फिक्स कर दिया। अब आप इसमें चाहे एक वर्ड की वो दो, सिंगल अल्फाबेट दो, डबल दो, ट्रिपल दो, कितना दो। अब इसमें चाहे आप सीता डालो या मनीता डालो, जो मर्जी डालना है डालो, लेकिन वो 20 बाइट लेगा तो लेगा, ये आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो दैट मीन्स आंसर इज द 320। इसलिए हमेशा बेस्ट होता है कैर की बजाय आप वेर कैर यूज करें, ताकि आपका स्टोरेज जो है वो बचा रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट चेंज मेड टू द database by authorized user does not result into loss of data consistency. Which of the following statement is are true with respect to example of integrity constraint? ये इंटीग्रिटी कंस्टेंट की बात कर रहा है। इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होती है हमें डेटाबेस के अंदर। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होती हैं, जैसे कि हमारी कोई टेबल है, अब इसमें जो ये 2 रो हैं, इन दोनों रो का कितने भी कॉलम है, इन दोनों रो का डाटा जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये जो कॉलम है, कॉलम नेम जो है यानी कि डोमेन नेम जिसको हम बोलते हैं वो यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको, ये ज्यादातर यूनिक ही रखा जाता है, बट स्ट्रिक्टली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि किसी भी दो उसका जो है रो का डाटा सेम नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। और इसमें क्या होता है, और दूसरा क्या है, अगर टेबल के अंदर प्राइमरी की है तो उसकी वैल्यू, अगर मैंने इसको प्राइमरी की सेट किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, नल नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ पे नल नहीं छोड़ सकते, कुछ न कुछ वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, नल अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एन इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर कैन नॉट बी नल प्रोवाइडेड बाय इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर बिंग प्राइमरी की, ठीक है। इसने एक बात बोला कि मैंने एक टेबल बनाया, एक टेबल बनाई, ठीक है, उसमें इसने क्या दिया, इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर, ये दे दिया इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर। अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी नल, नल नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नल प्रोवाइडेड बाय इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर बीइंग प्राइमरी की। इसने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है।
अगर प्राइमरी की बना दिया तो वो ये बोल रहा है इसको हम नल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, नो टू सिटीजन हैव द सेम आधार आईडी। बिल्कुल सही बात है, जो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की में यूनिक की होती है और आधार आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की में क्या होता है कि दो जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी दो रो की या किसी भी दो कॉलम की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। आप ऐसा नहीं है यहाँ भी 1 डाल दें यहाँ भी 1 डाल दें, वो प्राइमरी की रूल्स को वायलेट करता है। नेक्स्ट क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बजट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी जीरो। बजट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी जीरो मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई होना ही चाहिए। बजट ऑफ द कंपनी कभी ऐसा हो सकता है कि ना हो, मस्ट बी जीरो बोला है। देखो इसमें बजट क्या है, इसने बोला कि बजट ऑफ द कंपनी मस्ट बी जीरो। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात, अगर कंपनी एग्जिस्ट करती है, अगर कंपनी एग्जिस्ट करती है तो बजट के अंदर कोई ना कोई, यहाँ पे बजट का कॉलम अगर दिया हुआ है, कंपनी अगर एग्जिस्ट करती है, अगर चालू है, तो उसका बजट जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जिस्ट करती है तो बजट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ए ट्रू, बी ट्रू, सी फॉल्स। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन उठाया हुआ है, डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन उठाया हुआ है। लेट M and N are two entities in ER diagram। ER diagram के अंदर एक M entities है और एक N entities है with simple single attribute। ठीक है, दोनों के पास क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट है। R1 and R2, R1 and R2 क्या है, दो रिलेशन है बिटवीन M and N। ठीक है, M और N के बीच में रिलेशन, वेर R1 is 1 to many। R1 क्या है, 1 to many। ठीक है, एंड R2 is many to many। R2 is many to many, many to many, M2N बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट M N R1 R2 इन द रिलेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टेबल कितनी बनेगी हमारी डाटाबेस के अंदर, ये बोल रहा है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, 1 to M बोल रहा है, 1 to M मतलब 1 to many। हमेशा जो हमारा रिलेशन होता है, जो हमारी प्राइमरी की होती है ना, जो की होती है, वो हमेशा मैनी साइड मर्ज करती है। ठीक है, जो हमारी रिलेशन टेबल होती है, यानी कि जो हमारी की जो होती है वो हमेशा मैनी साइड जाती है। इट मीन्स क्या होता है, एक टेबल तो हमारी ये 1 के लिए बनेगी, ठीक है, और इसके लिए बनेगी, और ये जो हमारा रिलेशन है वो मैनी साइड चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल देखूं तो यहाँ पे मेरी कितनी बन गई, 2 टेबल बन गए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, अब मैनी टू मैनी है। अब आप रिलेशन को देख सकते हो, ये रिलेशन क्या बोला है कि वो किसी साइड भी मर्ज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो आपने बोल दिया कि वो मैनी साइड मर्ज करेगा, लेकिन जो मैनी टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी में जो रिलेशनल टेबल होती है, वेट, मैनी टू मैनी होती है,
मैनी टू मैनी में क्या होता है, देखो वन टू मैनी में क्या होता है, तो मैनी साइड जो रिलेशन जो होता है, यानी कि जो हमारी की होती है वो मैनी साइड में चली जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 टेबल। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आता वो ब्लाइंडली रिमेम्बर भी कर सकते हैं। जहाँ पे वन टू मैनी वाला कॉन्सेप्ट आएगा सीधी लगा दो, 2 टेबल बनेंगे। जहाँ पे मैनी टू मैनी है, ठीक है, मैनी टू मैनी है, तो वहाँ पे अलग अलग टेबल बनती है, सबकी अलग अलग टेबल बनती है, रिलेशन की अलग टेबल बनेगी, मैनी की अलग टेबल बनती है, और मतलब अलग अलग एंटिटी की अलग अलग टेबल बनती है और रिलेशन की अलग बनती है। अब यहाँ पे एम की भी बन गई, एन की भी बन गई, और ये जो रिलेशन है इधर मर्ज कर गया, तो 2 टेबल मेरी यहाँ से बन गई। तो बचा क्या है, आर, ये मेरा क्या था, आर। अब आर की टेबल अलग बनेगी, तो कितनी होगी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। ये वन टू मैनी वाला है, ये मैनी टू मैनी वाला है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है, 3 आएगा। हमें मिनिमम टू मिनिमम टेबल बनानी होती है। नेक्स्ट हमारा आएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर ए स्कीमा MNPQ and functional dependency ये given है, then decomposition of R into R1 and R2। देखो अब इसमें हम चेक करते हैं, R1 क्या है, M और N, और R2 क्या है, P Q। तो अब सबसे पहली चीज क्या है, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है नीचे, क्या वो लॉसलेस है, लॉसलेस ज्वाइन है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, ये लॉसलेस ज्वाइन नहीं है, ये लॉसी है। लॉसी क्यों, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन लॉसलेस ज्वाइन की जो कंडीशन है वो क्या बोलती है, या तो मेरी टेबल 1 से या टेबल 2 से, मतलब जो भी कॉमन आए, जो भी कॉमन आए इनमें से कोई एक चीज कॉमन रहेगी, तो उसमें से क्या होगा, वो की होना चाहिए, या तो R1 का की होना चाहिए या R2 का की होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन करने पे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लॉसी है। लॉसी मतलब नॉट लॉसलेस ज्वाइन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कैसे चेक करते हैं, PQ। अब इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कैसे चेक करते हैं, देखो हमने देखा M का क्लोजर फाइंड करना है, इसका देख करके M का क्लोजर फाइंड करना है। M के क्लोजर में क्या आया, M तो आएगा ही, N भी आएगा। ठीक है, और कुछ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं M से N डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब आता है, अब N का क्लोजर लेके देखते हैं। N का क्लोजर लिया तो N के क्लोजर में सिर्फ N आया, तो दैट मीन्स क्या है, रिवर्स ट्रू नहीं है, मीन्स N टू M वाली जो डिपेंडेंसी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस टेबल में R1 में सिर्फ एक डिपेंडेंसी आई M टू N। अब यहाँ पे देखते हैं, P का क्लोजर लेना है और इस डिपेंडेंसी का देख करके हमें निकालना है। P का क्लोजर में क्या है, P तो आएगा ही, P और Q भी आ रहा है, इस डिपेंडेंसी के कारण क्या है, Q भी आ रहा है। तो मीन्स क्या है, P टू Q डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्या Q टू P करेगी, अब देखते हैं Q का क्लोजर निकालते हैं। Q में सिर्फ Q आ रहा है, मतलब मीन्स Q से P की डिपेंडेंसी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अब देखते हैं कि जो हमारा रूल क्या बोलता है, रूल क्या है, रूल ये बोलता है F क्लोजर जो होगा, F1 का क्लोजर
यूनियन F2 का क्लोजर, ठीक है। या फिर मतलब यहाँ से लिखूं, प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, कुछ भी करके हमें ये वाली डिपेंडेंसी अपनी बचानी होगी। अब F1 से मुझे क्या मिल रहा है, m×n मिल रहा है, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया मुझे F1 से। अब F2 से क्या मिला मुझे, P∗Q मुझे मिल रहा है, दैट मीन्स P∗Q भी है। मेरे पास दो डिपेंडेंसी थी, दोनों मेरी आ गई, तो दैट मीन्स क्या है कि मेरा ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है, लेकिन ये लॉसी है, या हम बोल सकते हैं नॉट ए लॉसलेस ज्वाइन। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये कॉपी किया हुआ है। कहाँ से कॉपी किया हुआ है, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। गेट का क्वेश्चन है, जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो होना चाहिए वो 9 बाइट होना चाहिए। ये जो पहले 2017 तक CBSE कंडक्ट करता था, वो पहले क्या करते थे, गेट के क्वेश्चन उठाते थे, गेट के क्वेश्चन को चोरी करते थे और उसका डाटा जो है स्टेटमेंट में चेंज कर देते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में चेंज करना भूल जाते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 9 बाइट लेकर के चलेंगे तो इसका राइट आंसर 63 आता है। बट हम जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करना, हम 14 बाइट के साथ ही सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एक बार 14 बाइट करके देखते हैं। 9 बाइट आप यहाँ पे चेंज करके आप खुद सोल्व करेंगे, मैं तरीका बता देती हूँ कैसे सोल्व करना है इसको। P माइनस पहले क्वेश्चन पूछते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए लीफ नोड इन B प्लस ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव, ठीक है। जो ऑर्डर होता है लीफ नोड का, सॉरी सबसे पहली बात, B प्लस ट्री में जो रिकॉर्ड होता है ना, जो भी डाटा होता है वो हमेशा लीफ नोड पे मिलता है, ठीक है। सपोज द ब्लॉक साइज इज 1 किलोबाइट, मतलब 1024 बाइट। अब ये क्या बोल रहा था, चाइल्ड पॉइंटर टेक 7 बाइट, चाइल्ड पॉइंटर क्या है, टेक 7 बाइट लॉन्ग एंड सर्च फील्ड टेक 14 बाइट लॉन्ग द ऑर्डर ऑफ द लीफ नोड। क्या होगा लीफ नोड का, अब इसमें ये चीज कंफ्यूजन नहीं होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। B प्लस ट्री के अंदर वो इंटरनल नोड की बात करेगा और लीफ नोड की। जहाँ इंटरनल नोड की बात करे तो वो रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं आएगा, वो रिकॉर्ड पॉइंटर क्वेश्चन मेंशन रखेगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड पॉइंटर कंसीडर नहीं करना है। अगर लीफ नोड की बात कर रहा है, लीफ नोड में आपको रिकॉर्ड पॉइंटर को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स सी, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है लीफ नोड जो है, लीफ नोड का ऑर्डर जो है, क्या बोला इसने, द ऑर्डर ऑफ द लीफ नोड इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव। सो P माइनस 1 इनटू की क्या है हमारी, की कितने बाइट की है, सर्च की 14 बाइट की है, प्लस P इंटू 7, कितना है ये, 7 बाइट लॉन्ग है जो चाइल्ड पॉइंटर है, और हमारा लेस देन और इक्वल टू कितना है, 1024। अगर इसको देखोगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, 14P माइनस 14 प्लस 7P इक्वल टू 1024, ठीक है। अब ये 14 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा ये 831038, और ये कितना होगा 21, ठीक है, 21 पे। अब आप P की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो P की वैल्यू निकालोगे, P जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, 1038 डिवाइडेड बाय 21, और इसमें जो भी वैल्यू लेंगे ना वो हम फ्लोर वैल्यू लेते हैं, सीलिंग वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। इसमें अगर आप इसको लगभग काटोगे तो ये 48 समथिंग आएगा, ठीक है, ये 48 समथिंग आएगा। क्यों, वैसे 40 अब पॉइंट में जाता है,
पॉइंट। अगर सीलिंग वैल्यू लेनी होती तो हम अपर वैल्यू लेते हैं 49, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं फ्लोर वैल्यू। तो 48 इसका एग्जैक्ट आंसर है। बट इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जहाँ पे मैंने 14 रखा है यहाँ पे आप 9 रखोगे, 9 रखोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 63 आंसर आएगा। वो आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटेशन टाइम इन इंसर्शन डिलीशन फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट इन ए सॉर्टेड ऑर्डर, इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। अब देखते हैं, अब इसमें दिखता है एक एरे है हमारे पास, ठीक है। क्या है, एक एरे है, उसमें बोल रहे हैं उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंप्यूटेशन टाइम इन इंसर्शन डिलीशन एंड फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर। अब देखो इसमें क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ वन टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट तक जाएगा। इंसर्शन में क्या होता है, एरे में लास्ट में हमें इंसर्ट करना पड़ता है, तो हमें वैकेंट पोजीशन देखने के लिए पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो ऑप्शन ही बाहर हो गया रेस के। अब ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एन, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एन बिल्कुल सही बात है। डिलीशन, डिलीशन के लिए भी क्या होता है, मान के चलो हमने ये एलिमेंट डिलीट किया, तो हमें ये बाकी एलिमेंट यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, पूरे ही एरे को शिफ्ट करना पड़ता है। तो क्या हो गया, डिलीशन भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों अभी तक रेस में बने हुए हैं, सी एंड डी बिल्कुल कंपटीशन कर रहे हैं बराबर का। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे क्या बोला, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब वो सॉर्टेड एरे है, ठीक है। क्वेश्चन टाइम में आप फाइंड आउट कर लोगे कि सॉर्टेड है, मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एन टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। आपको पता है सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे में आपको पता है लार्जेस्ट किस साइड होगा, मिनिमम किस साइड होगा। मिनिमम आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा, लार्जेस्ट जो है लास्ट में मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन टाइम में हम फाइंड आउट कर लेंगे। राइट आंसर हमारा सी है। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का कल हम डिस्कस करेंगे, वैसे आज मैं डिस्कस करने वाली थी, बट अभी मेरी कुछ हेल्थ जो है वो ठीक नहीं चल रही, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक जितना मेरे से होगा उतना मैं करूँगी। तो कल देखते हैं रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग इसके 30 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। 50 के 50 क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे पूरा। 30 के 30 जो रिमेनिंग है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। प्लस पेपर 1 का जो है जैसे हमारा हो चुका है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है और कम्युनिकेशन, इनके कुछ क्वेश्चन मैं करीब 15-20 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट मैं जो कराऊंगी वो हमारा एप्टीट्यूड का एवरेज वाला जो पोर्शन है वो मैं कराऊंगी। एवरेज जो चैप्टर है हमारा एप्टीट्यूड का वो मैं कराऊंगी, बिकॉज डीआई को सोल्व करने के लिए आपको एवरेज आनी चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए और परसेंटेज आना चाहिए। ये तीनों चैप्टर करा के मैं तब डीआई पे स्विच करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।